हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। और मैं हूं आपका दोस्त अंबा तिवारी। और ये रात 8:30 बजे वाली क्लास है, जिसके शेड्यूल आपको इस वीक के लिए ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए थे। जो स्टूडेंट टेलीग्राम पर नहीं है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करें। वहां पर सारे पीडीएफ वीडियोज़ लिंक्स अभी अवेलेबल है। और यहाँ पर मैंने कॉमेंट सेक्शन में पिन भी कर दिया हुआ है टेलीग्राम की लिंक को। जी हाँ दोस्तों, मैंने टेलीग्राम की लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में डाली और उस मैसेज को पिन कर दिया। तो जब भी आप इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको कमेंट सेक्शन में मेरे द्वारा पिन किया हुआ मैसेज मिलेगा। तो उसके थ्रू भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ईजिली। और यदि टेलीग्राम की लिंक वर्क ना करे तो आप टेलीग्राम पर जाकर नॉलेज स्काई को सर्च करें। ठीक है गाइज, तो ये हमारी पॉलिटी की 30 घंटे की क्लास चल रही है, जिसमें हमने पहली क्लास पढ़ ली हुई है ऑलरेडी। और उस क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ है प्यारे बच्चों? उस क्लास में हम सभी ने मिलकर पढ़ा हुआ था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम 1873 तक हम पहली क्लास में पहुंच चुके थे गाइस। आज की क्लास में हम 1873 से आगे की बात करने वाले हैं और 1935 तक पहुंचेंगे आज की क्लास में। ठीक है, और आज की क्लास में हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद हम पहुँचेंगे उद्देशिका पर हमारी अगली क्लास में। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं नॉलेज स्काई को सर्च करके गाइज। ठीक है, इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं, नॉलेज स्काई आप टाइप करेंगे, आप इस लोगों के साथ जो हमारा ग्रुप मिलेगा उसको आप ज्वाइन करें। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी इन 30 आवर्स जो हम थे वो कर रहे थे दोस्तों, पॉलिटी इन 30 आवर्स, जिसमें हम पहली क्लास देख चुके हैं और आज हमारी ये दूसरी क्लास है। ठीक है, आप सभी को ये क्लास ज़रूर करनी चाहिए। इस क्लास को हमने नाम दिया है जीरो टू हीरो कोर्स। और यदि आपको पॉलिटी के बारे में कुछ भी नहीं आता तो इस क्लास के बाद डेफिनेटली आप पॉलिटी मास्टर बनने वाले। इस क्लास के बाद आपको बहुत शानदार नॉलेज जो है वो पॉलिटी का हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप सभी को ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ बहुत आसान शब्दों में समझाया। मैंने आपको अकाउंटिंग भी बहुत आसान शब्दों में समझाया। आप सभी का बहुत सारा प्यार सम्मान मिला मुझे उन वीडियोस पर, उसके लिए थैंक यू। पहले वीडियोस पर भी आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और आई होप कि इस सीरीज़ पर इसी तरह आपका रिस्पांस मिलता रहेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि नॉलेज स्काई चैनल पर हम कम्प्लीटली फ्री क्लासेस दे रहे हैं। नॉलेज स्काई चैनल पर हम कम्प्लीटली फ्री क्लासेस जो है बच्चों वो दे रहे हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमारे चैनल को स्प्रेड करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पुअर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हमारे जो कंटेंट है उससे बेनिफिट हो सके। इसमें हमारा कोई भी स्वार्थ, कोई भी कॉज नहीं है। हम सिर्फ फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि फ्री एजुकेशन पर सबका अधिकार है। और इस चीज़ में मैं आप सभी की भी मदद चाहूँगा कि आप सभी स्टूडेंट, जितने भी 22,000 बच्चे हमारे चैनल पर आज की डेट में हैं, 23,000, वो सभी कंट्रीब्यूशन दे अपना। और यदि 23,000 बच्चों में से प्रत्येक बच्चा इन वीडियोस को 5-5 बच्चों तक भी पहुंचाने में सफल रहा तो डेफिनेटली हम बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट कर पाएंगे। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी इस अच्छे काम में अपनी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दें और मदद करें ज़रूरतमंद लोगों तक फ्री एजुकेशन पहुंचने के लिए। ठीक है गाइज, तो चलिए हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। आई होप आप सभी ने पॉलिटी जो है जो वो पहले से रिवाइज़ करके रखी होगी। पॉलिटी जो है वो पहले से रिवाइज़ करके रखी होगी। ठीक है गाइज, पॉलिटी आप सभी ने पहले से रिवाइज़ करके रखी होगी कल की, है ना? तो कल की क्लास में अपने 1873 में पढ़ा था, 1873 का अधिनियम। और 1873 अधिनियम के अंतर्गत हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1884 में भंग कर दिया गया था। लेकिन देखिए, 1873 का एक्ट पढ़ा था हमने और 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी भंग हुई, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं एक लिंक थी। हम सभी ये देखते हैं जब मैंने पॉलिटी का ऐतिहासिक बैकग्राउंड पढ़ा है कि भाई जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहते थे, अंग्रेजी शासन क्या चाहता था कि वो एक वैश्विक ताकत बन के उभरे, वो एक बहुत बड़ी विश्व शक्ति बन के उभरना चाहती थी। उसके लिए उसको अपने जो उपनिवेश बनाने थे और वह पूरे विश्व में लगभग कब्जा करना चाह रही थी, है ना? तो उन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत भेजा था तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार दे के भेजा था, चार्टर दे के भेजा था, है ना? और उस चार्टर से ही चार्टर एक्ट की शुरुआत हुई थी। और चार्टर एक्ट क्या होता था मैं आप सभी को समझा चुका हूँ, माइंड में आप सभी के पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी कि चार्टर एक्ट कुछ नहीं होता है सिवाय जो चार्टर, जो लाइसेंस मिला, उस लाइसेंस को रिव्यू करती थी गवर्नमेंट। ठीक है, उसको देखती थी और उसे आगे बढ़ाती थी, या उसे खत्म करना चाहती तो खत्म कर सकती थी। और हमने देखा था कि जो चार्टर अधिनियम था ये हर 20 साल बाद आता था। मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी ये हर 20 साल बाद
चार्टर को रिव्यू करती थी, ठीक है। और वो धीरे धीरे जो कंपनी की खामियां थी उनको दूर करना चाह रही थी, और इसी क्रम में उन्होंने जो 1858 में 1853 में चार्टर अधिनियम दिया था, उसे आखिरी चार्टर अधिनियम बोला गया था, और ऐसा सरकार के द्वारा माना गया था कि अब इसके बाद किसी भी तरह के संशोधन की आवश्यकता चार्टर में नहीं है, ठीक है। और ये अधिनियम लाने के पीछे जो सरकार थी, अंग्रेजी सरकार, याद रखिए अंग्रेजी सरकार में और कंपनी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मतभेद था। कंपनी जो है वो व्यापार करना चाह रही थी, लेकिन व्यापार के साथ साथ वो जो राजस्व के मुद्दे थे, उसके अलावा जो राजनीतिक मुद्दे थे उनमें भी दखल देने लगी थी, जिससे सरकार जो थी वो चिंतित थी। तो वो धीरे धीरे क्या करना चाह रही थी, कंपनी की पकड़ को ढीला करना चाह रही थी, और अंग्रेजी सरकार की पकड़ को भारत के ऊपर मजबूत करना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि यदि उन्हें वैश्विक उपनिवेश बनाना है, एक वैश्विक शक्ति बननी है, तो भारत को मजबूत रखना, भारत को अपने हाथों में रखना बहुत ज़रूरी था उनके लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे उन्होंने नियम निकाले, और नियम के द्वारा उन्होंने लगभग क्या किया, कंपनी की शक्तियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, और धीरे धीरे जो क्राउन शासन था, जो ताज का शासन था भारत के ऊपर, वह आता गया, ठीक है। वह क्या हो गया, आता गया। तो हमने देखा था कि 1884 में 1873 का अधिनियम पढ़ा था हमने, उसके अंतर्गत क्या किया गया था कि 1884 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया था। औपचारिक रूप से भंग किया गया था मतलब उससे पहले ही कहीं ना कहीं भंग जो है वो कंपनी को किया जा चुका था, तो वो हम समझने वाले हैं। तो 1873 के बाद हम पहुंचेंगे दोस्तों 1876 में। तो 1876 में अधिनियम आया, ठीक है। अब 1876 अधिनियम क्या था? 1876 अधिनियम में क्या किया गया कि केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति की गई, ठीक है। केंद्रीय कार्यकारिणी क्या थी? हमने देखा वायसराय थे और भारत का राज्य सचिव बनाया था। तो इन दोनों की जो कार्यकारिणी थी वो केंद्रीय कार्यकारिणी बनाई, और इसमें छठे सदस्य की जो है वो नियुक्ति करी गई थी, ठीक है। और इस छठे सदस्य को, यहाँ छोटे लिख गया दोस्तों, ये छठवा है, छठे सदस्य को लोक निर्माण विभाग सौंपा गया था। क्या सौंपा गया था? लोक निर्माण विभाग का कार्य जो है वो सौंपा गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप सभी को, लेकिन इस एक्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि इस एक्ट में 28 अप्रैल 1836 ईस्वी को 28 अप्रैल 1836 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। मतलब 1800 यहाँ पर 36 लिख गया दोस्तों, ये 76 होगा, 1876 की हम बात कर रहे हैं क्योंकि, ठीक है। तो 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत की साम्राज्ञी घोषित। इसका मतलब जो भारत की राजनीतिक हलचल थी, भारत का राजनीतिक कंट्रोल था, वह पूरी तरह से क्राउन के पास चला गया, ताज के पास चला गया। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो एक अधिकार था या उसका जितने भी राइट्स थे, जितने भी अधिकार थे, वो भारत से ख़त्म हो गए और पूरी तरह से अंग्रेजी शासन भारत पर लागू हो गया था, ठीक है। और इसके बाद 1884 में क्या किया गया? 1884 में औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया दोस्तों? भंग कर दिया गया। अब हम बढ़ते हैं आगे और हम पहुंचते हैं 1892 ईस्वी में। तो जब अब क्या हुआ है कि भाई जो विक्टोरिया है, महारानी विक्टोरिया, वो भारत की साम्राज्ञी बन चुकी है। भारत पर पूरी तरह से अब कंट्रोल किसका है? अंग्रेजी शासन का है। अंग्रेजी शासन का भारत पर पूरी तरह से अब कंट्रोल आ चुका था। तो यही तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेजी सरकार थी, यही चाहती थी और वह लगभग हो गया। अब लेकिन क्या हुआ आगे? अब क्यों उन्हें ज़रूरत पड़ती है और एक्ट बनाने की? तो आगे पहुंचते जब, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 आया। आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, बुक्स में आपको देखने कम मिलेगा, टीचर्स भी आपको कम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं हर एक छोटी छोटी सी चीज़ कवर कर रहा हूँ, बिकॉज हम नहीं चाहते कि यूपीएससी कहीं से भी आपका छूटे, ठीक है। मतलब आप इन क्लासेस को करेंगे तो डेफिनेटली आपको इन डेप्थ नॉलेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1892 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें दो चीज़ें हुई थी, दो बदलाव हुए थे। अब धीरे धीरे सरकार ने क्या किया? सरकार ने काम करना शुरू किया। कुछ काम किए जो देश में बदलाव की आवश्यकता थी, जो उनको बेनिफिट करती, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जो उन्हें फ़ायदे पहुंचाती, ठीक है। दूसरी चीज़, भारत के लोगों में उनको अपनी दृष्टि को भी और अपनी इमेज को भी धीरे धीरे सुधारना था, भले ही दिखावटी रूप में, लेकिन सुधारना ज़रूरी था। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों को ये तो पता चल गया था कि भारत के लोग अब जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे, और ये कभी भी जो है एक तरह की रिवोल्ट फिर से अपना सकते हैं,
ठीक है, विरोध कभी भी कर सकते हैं, कभी भी विरोधी बन सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, भारत के लोगों को खुश करना भी उन्होंने ज़रूरी समझा और धीरे धीरे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें लाते गए जिनसे भारत में ये लोगों को ये लगे कि हाँ अब हमारे लिए भी काम हो रहा है। तो इसी क्रम में जब 1892 आया तो 1892 के अधिनियम में क्या किया गया, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की, बहस करने की राजस्व पर, ये कुछ चीज़ें थी जो जारी की गई। ठीक है, आपको इन्हें सिर्फ सुनना है, याद रखने की इनको ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है 1909 में पहुंचते हैं हम। 1892 के बाद हम पहुंचते हैं 1909 में, जिसे बोला गया भारत परिषद अधिनियम। अब यहाँ पर इसी तरह के अधिनियम आएंगे, भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, तो यही अब हमें आगे पढ़ने हैं। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 और इसे ही कहा जाता है मार्लियामेंटो सुधार। और ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से किस अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, बहुत ज़्यादा IMP चीज़ है दोस्तों ये। मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स या मार्लियामेंटो सुधार, उन भारत परिषद अधिनियम 1909 जो आया था। ठीक है, इसे मार्लियामेंटो रिफॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा लाया गया था। मार्लियामेंटो दो अलग अलग लोग हैं, इनके द्वारा यह जो अधिनियम है, अधिनियम में कुछ चीज़ें प्रपोज करी गई थी, कुछ चीज़ें प्रस्तावित करी गई थी इनके द्वारा, और जिन्हें अपनाया गया, इसीलिए इस अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब मार्लियामेंटो सुधार ने क्या करवाया, सबसे पहली चीज़ इन्होंने बताया कि भाई मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से पृथक प्रतिनिधित्व का बंद किया गया। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर एक चाल थी, उन्होंने 1857 से, अंग्रेज बड़े चालाक थे, तो उन्होंने देखा 1857 में कि ये सभी लोग एकजुट हो रहे थे, तो इसमें टूट डालने की, देखिए दो तरह से, एक तो उन्होंने जो मुस्लिम लोग थे उनको खुश करना चाहा, दूसरी चीज़ भारत में एक तरह की टूट जो है वो डालनी चाहिए, डिवाइड एंड रूल चीज़ को अपनाना चाहा इन्होंने। तो उन्होंने क्या किया कि भाई मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक प्रतिनिधित्व करने का उपबंध किया। इसका मतलब कि जो मुस्लिम समुदाय होगा उसके अपने प्रतिनिधित्व करने का, उसके अपने प्रतिनिधि होने का एक तरह से फरमान जारी किया। ठीक है, और इसके अनुसार उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई जो मुस्लिम सदस्य होंगे उनके चुनाव में जो मतदाता होंगे वो मुस्लिम ही होंगे। मतलब मान लीजिए कि एक उम्मीदवार है जो मुस्लिम खड़ा हुआ है, ठीक है, तो मुस्लिम के सारे वोट किसको जाएंगे, उस मुस्लिम उम्मीदवार को जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, जो सांप्रदायिक भावना थी, जो सांप्रदायिकता थी, उसको विधिक मान्यता दे दी। विधिक मान्यता का मतलब हो गया कि इन्हें संवैधानिक तौर पर सही कर दिया, संवैधानिक तौर पर सही कर दिया। ठीक है, इसीलिए याद रखना कि लॉर्ड मिंटो को, ये किसके दिमाग की उपज थी, लॉर्ड मिंटो के दिमाग की उपज थी। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व किसके दिमाग की उपज थी, मिंटो के। देखिए मार्लियामेंटो दो लोग थे, कुछ सुधार इसमें मार्ले ने दिए, कुछ सुधार इसमें मिंटो ने दिए। तो ये जो बात थी कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये मिंटो के दिमाग की उपज थी। इसीलिए मिंटो का पूरा नाम लॉर्ड मिंटो था। तो लॉर्ड मिंटो को क्या बोला जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। नोट करेंगे सभी लोग इसे कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद भारतीयों को गवर्नर जनरल तथा भारत सचिव की कार्यकारिणी में नियुक्तियां दी जाने लगी। तो अब क्या होने लगा कि काम तो वो यही कर रहे थे कि धीरे धीरे भारतीयों को खुश किया जाए, उनको अपने फेवर में लाया जाए ताकि वो विरोध ना करें। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि भारतीयों को भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी, कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें जगह देनी, उसमें नियुक्ति देनी शुरू कर दी। ठीक है, उसमें नियुक्ति देनी क्या कर दी, शुरू कर दी। तो यहाँ पर एक नाम आपको याद रखना है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में जो है वो नियुक्ति की गई थी। मतलब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी वो पहले भारतीय थे जो कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद में पहुंचे थे, कार्यपालिका परिषद में पहुंचे थे। और इन्हें क्या बनाया गया था, विधि सदस्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था, इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा इस एक्ट की एक और चीज़ जो है आपको याद रखनी चाहिए, इस एक्ट में एक और काम किया गया था कि जो प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन था, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स था, विश्वविद्यालय थे और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। मतलब इसी
के तहत, मतलब मार्ले मिंटो ने क्या बोला, मार्ले मिंटो ने बोला प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन होना चाहिए, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, विश्वविद्यालय होनी चाहिए, ज़मींदारों के अलग अलग प्रतिनिधित्व होने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म में, मार्ले मिंटो सुधार में, या भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 में दी गई थी। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। इस एक्ट को आप 2-3 बार सुने, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली हैं जो यहाँ पर नहीं लिखी हैं, ठीक है, लेकिन बोली हैं और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस भी रखती है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एग्ज़ाम के इस क्वेश्चन मतलब इस क्लास के लास्ट में मैं कुछ 5-6 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। आज मैं क्वेश्चन ओरली पूछूंगा और आपको उनके आंसर देने, कोई कमेंट, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसीलिए बहुत ध्यान से समझें आप लोग। कोई ऑप्शन नहीं होगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में देने होंगे। मैं 10 क्वेश्चन ऐसे पूछने वाला हूँ आज की क्लास पर। आई होप आप सभी लोग तैयार रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना। और मार्ले मिंटो सुधार के समय की हम बात करें 1909 की, तो 1909 में जो लॉर्ड मार्ले थे, जिनकी बात हो रही है यहाँ पर, मार्ले थे, ये भारत के राज्य सचिव थे, और जो लॉर्ड मिंटो थे उस समय भारत के वायसराय थे। तो वायसराय और राज्य सचिव दोनों ने मिलकर 1909 के भारत परिषद अधिनियम में कुछ सुधार दिए थे, कुछ चीज़ें प्रपोज करी थी, इसीलिए इन्हें मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो याद रखना है, लॉर्ड मार्ले कौन थे, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो कौन थे, वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो कौन थे, वायसराय थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी यहाँ तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब हम पहुँचते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 में, ठीक है दोस्तों। अब हम पहुँचते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 में, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 अगेन सुपर इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, सुपर इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आई थी और उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर, मैंने पहले क्या किया हुआ है, छोटे छोटे कीवर्ड्स में लिख दिया हुआ है। आप भी ने कीवर्ड्स के फॉर्म में याद रखेंगे और उन कीवर्ड्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इन कीवर्ड्स को हम यहाँ पर जो है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1919, मार्टेंग्यू चैम्स्फोर्ड सुधार भी इसे कहा जाता है, नाम याद रखेंगे, मार्टेंग्यू चैम्स्फोर्ड सुधार भी इसे कहा जाता है, ठीक है गाइस, सॉरी, मार्टेंग्यू, इसे मार्टेंग्यू चैम्स्फोर्ड सुधार भी जो है वो कहा जाता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे 1935 का, वो भी। तो ये दोनों जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो दोनों को आप बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझें, ठीक है। तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 में आया, या मार्टेंग्यू चैम्स्फोर्ड सुधार आया, भारत शासन अधिनियम नाम क्यों दिए गए, इसका नाम देखिए, इसके पीछे बहुत सारे मत हैं, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जो अंग्रेज़ी सरकार थी वो, मतलब भारत की अंग्रेज़ों की भारत में सरकार थी, ठीक है। तो क्या बोला गया इसे, है ना, तो भारत शासन अधिनियम बोला गया क्योंकि वो भारत पर शासन कर रहे थे, है ना, और भारत के लिए पॉलिसियां बना रहे थे। इसके पीछे दूसरा फैक्ट ये भी है कि भाई भारत शासन अधिनियम देने से मतलब ये है कि वो भारतीयों को एक तरह से इमोशनली जोड़ना चाह रहे थे, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या क्या बात करेगी। सबसे पहली बात करेगी कि द्विसदनात्मक जो विधायिका है वो लाई गई। द्विसदनात्मक विधायिका मतलब 2 सदन वाली व्यवस्था यहाँ से लाने की शुरुआत हुई थी। द्विसदनात्मक विधायिका जो है वो लाई गई। अब ये 2 सदन कौन कौन से थे, दोनों नाम को ध्यान से सुनेंगे। आई होप आप लोग पेन पेपर लेके बैठे, इनको नोट करेंगे। तो जो 2 सदन थे वो कौन कौन से थे, 2 सदन, पहला था राज्य परिषद और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। एक था राज्य परिषद और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। नोट करेंगे दोनों चीज़ों को। द्विसदनात्मक जो विधायिका लाई गई थी, इसमें कौन कौन से 2 सदन थे, पहला था राज्य परिषद और दूसरा क्या था, केंद्रीय विधानसभा, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगा, नोट करेंगे कि जो राज्य परिषद थी, राज्य परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 60 थी। सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, 60 रखी गई थी, जिसमें से वो क्या करते थे, 34 सदस्यों को तो निर्वाचन के द्वारा लेते थे। निर्वाचन मतलब चुनाव के द्वारा आते थे। 60 में से 34 सदस्य जो थे इन्हें चुनाव के द्वारा लाया जाता था, ठीक है। और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। ये 5 वर्षों का कार्यकाल अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है, याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। तो 34 निर्वाचित होते थे, है ना, और इनका जो कार्यकाल होता था वो 5 वर्षों का होता था, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य होते थे। कितने होते थे,
144 सदस्य होते थे और इसमें 104 जो होते थे वो निर्वाचित होते थे और इनका भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। ठीक है, तो भाई 144 में से 104 तो हैं निर्वाचित, तो बाकी के क्या होंगे, मनोनीत। यहाँ पर भी 60 में से 34 है निर्वाचित, तो 26 क्या होंगे, मनोनीत होंगे। निर्वाचित और मनोनीत का अंतर क्या होता है दोस्तों? निर्वाचित सदस्य वो होते हैं जो चुनाव के द्वारा आते हैं और मनोनीत सदस्य वो होते हैं जिन्हें जो अथॉरिटी होती है वो उन्हें मनोनीत करती है। जैसे कि मान लीजिए आज के समय का उदाहरण देते हैं कि हमारी लोकसभा में क्या होता है, कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, कुछ निर्वाचन के द्वारा आते हैं। ठीक है, तो निर्वाचन के द्वारा जो सदस्य जाते हैं उन्हें राष्ट्रपति निर्वाचित करता है उनकी विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर। जैसे कुछ समय पहले सचिन तेंदुलकर को चुना गया था, ठीक है, तो उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, फिर भी उन्हें निर्वाचित किया गया था। ठीक है, उनके काम के आधार पर, उनके योगदान के आधार पर या किसी भी और आधार पर उन्हें निर्वाचित कर दिया जाता था। तो आई होप मनोनीत किया जाता था, सॉरी दोस्तों। निर्वाचित मतलब जो चुनाव से आए, मनोनीत मतलब जिन्हें एक अथॉरिटी मनोनीत करे कि भाई आपको ये सम्मान दिया जाता है इस पद का, है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर को ले जाना, वो क्या था, मनोनीत किया गया था उन्हें। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। तो याद रखेंगे द्विसदनात्मक विधायिका लाई गई जिसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा थी। राज्य परिषद में 60 सदस्य थे जिसमें से 34 निर्वाचित, 26 मनोनीत थे और इनका जो कार्यकाल था वो 5 वर्षों का था। वहीं केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य थे जिसमें से 104 निर्वाचित थे और 40 मनोनीत थे और इनका भी कार्यकाल जो होता था वो 3 वर्षों का होता था। याद रखेंगे, 3 वर्षों का इनका कार्यकाल होता था, 5 वर्षों का इनका नहीं होता था। चलिए आगे बात करते हैं हम, और कौन कौन से जो हैं वो सुधार लाए गए थे इसमें। तो यहाँ पर द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया, द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया, ठीक है। और द्वैत शासन प्रणाली के जनक किसे बोला जाता है, लियोनस कार्टियस को। नाम याद रखेंगे, लियोनस कार्टियस जो हैं वो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लाने के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया और प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लाने के जनक किन्हें बोला जाता है, लियोनस कार्टियस को जो है वो इनका जनक बोला जाता है। ठीक है, अब जनक बोला जाता है, ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। इसके अलावा क्या किया गया, प्रांत में विषय जो थे उन्हें 2 वर्गों में बांटा गया था। विषय क्या होते हैं हम सभी देख चुके हैं। जैसे विषय क्या होता है, विषय मतलब जो मुद्दे होते हैं देश के, प्रांत के, है ना, तो उनको संविधान में शामिल किया जाता है ना, और उनका बंटवारा भी किया जाता है कि ये जो विषय हैं ये किस चीज़ के अंतर्गत आते हैं, ये विषय किस चीज़ के अंतर्गत आते हैं, है ना। जैसे आज के समय में चलता है कि एक केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक संवर्ती सूची होती है, उसमें विषयों का बंटवारा किया गया। ऐसे ही उस समय भी जो प्रांत के विषय थे उनमें उनको भी बांटा गया था। तो वो बांटे गए जो श्रेणियाँ थी वो 2 थी, एक थी आरक्षित और एक थी हस्तांतरित। एक थी आरक्षित और एक थी हस्तांतरित। आरक्षित विषय वो थे, ठीक है, जिन्हें सरकार ने अपने पास रखा था, आरक्षित कर लिया था, ठीक है, उनको वो कभी हस्तांतरित नहीं करते थे, वो कभी एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करते थे। और हस्तांतरित विषय वो थे जिनका हस्तांतरण हो सकता था। तो आरक्षित विषय कौन कौन से थे, उन्होंने आरक्षित विषय कौन कौन से थे, तो जो भी इंपॉर्टेंट विषय होंगे, जो पैसे से जुड़े होंगे, जो शक्तियों से जुड़े होंगे, वो सरकार अपने पास रखेगी, सिंपल सी बात है, और इसीलिए उनको आरक्षित रखा गया था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वित्त, तो वित्त है, भूमि कर है ना, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, तो ये जो सारी चीज़ें थी, है ना, इन सभी को उन्होंने आरक्षित विषय में रखा गया था। इसके अलावा हस्तांतरित विषय कौन कौन से थे, शिक्षा, पुस्तकालय, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है वो रखी गई थी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सभी नोट करें यहाँ पर, कि जो आरक्षित विषय होते थे यह प्रशासक, गवर्नर और उनकी कार्य परिषद के माध्यम से किया जाता था। मतलब जो आरक्षित विषय होते थे उन्हें कौन देखता था, उन्हें सीधे गवर्नर देखता था, उन्हें सीधा गवर्नर देखता था, ठीक है, उन्हें सीधा जब गवर्नर देखता था। और हस्तांतरित विषयों को कौन देखता था, हस्तांतरित विषयों को विधान परिषद देखती थी। तो इन्हें सीधे गवर्नर देखता था और हस्तांतरित विषयों को विधान परिषद के द्वारा देखा जाता था। ठीक है, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करी गई थी कि भारत के महालेखा परीक्षा की नियुक्ति करी गई थी, भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करी गई थी, और यह अधिकार दिया गया था भारत के राज्य सचिव को। भारत का राज्य सचिव जो इंग्लैंड में होता था उसके पास यह, भारत सचिव के पास यह अधिकार होता था कि वह भारत का महालेखा परीक्षक नियुक्त करेगा। महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त करता था, भारत सचिव नियुक्त करता था।
ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, वो ये था कि लोक सेवा आयोग का भारत में गठन किया गया था मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अनुसार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा चुका है। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग का जो गठन था वह भारत शासन अधिनियम 1919 में मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद हुआ था। ठीक है, इन्होंने इस चीज़ को क्या किया था, प्रपोज किया था, और इसी अधिनियम में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इसी अधिनियम में महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है वो प्राप्त हुआ था। इन चीज़ों को आप याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं दोस्तों ये, बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप इन्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकते। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में इसीलिए मैंने रखा हुआ है। होप सभी को समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों कि सर इस तरह के डाउट आपको फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम पढ़ने वाले हैं भारत शासन अधिनियम को। भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, और ये हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उससे जुड़ा हुआ आखिरी अधिनियम है। उससे जुड़ा हुआ यह आखिरी अधिनियम है, लेकिन उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब अधिनियम में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अनुसूचियों की और अनुच्छेदों की। ठीक है, जब हम अपने संविधान को पढ़ते तो उसमें अनुसूचियाँ और अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो यह एक तरफ से उस समय का संविधान था, भारत के स्वतंत्र होने से पहले संविधान था, जो एक तरह से अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, हम ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी जिनका पालन किया जाना था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म किया गया था। ठीक है, अल्टीमेट मतलब ये था कि जो सरकार ये चाह रही थी कि उन राजनीतिक मुद्दों को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए जिनसे ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लगी थी कि विरोधी होने लगे थे लोग, है ना, बागी होने लगे थे ना। क्योंकि हमें पता है कि 1835 तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियां बहुत तेज हो गई थी, और इससे जो सरकार थी वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी, क्योंकि जो भारत एक उपनिवेश था वो उनके हाथ से जाने वाला था। ठीक है, तो भारत उपनिवेश उनके हाथ से जाने वाला था, तो यह भारतीय उपनिवेश को बचाने की एक तरह से अंग्रेजों की जो अंतिम कोशिश थी वो थी। ठीक है, कि किसी तरह ये भारतीयों में फूट डाल पाएँ, या उन्हें नियमों के द्वारा थोड़ा सा खुश करके, है ना, अपनी तरफ अपने फेवर में ला पाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो अंग्रेजी सरकार इस अधिनियम के द्वारा करना चाह रही थी। करना तो उन्होंने बाकी के सारे अधिनियम के द्वारा चाहा, लेकिन जैसे 1873 के पहले तक जो भी अधिनियम थे इसको दो फेज़ में बांटा है। एक जिसमें जो सरकार थी उसने कंपनी को कंट्रोल किया, और धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार जो आई कंपनी की जगह, पहले कंपनी रूल था, फिर अंग्रेजी सरकार रूल आ गया। ठीक है, तो 1873 तक की तो कहानी यही है कि कंपनी की ताकत को धीरे धीरे कम कर दिया गया, और उसे ओवरटेक किसने किया, उसे क्राउन ने ओवरटेक किया, ताज ने ओवरटेक किया। मतलब उस पर अंग्रेजी शासन ने ओवरटेक किया, और अंग्रेजी शासन सीधे तौर पर जो है वो भारत पर शासन करने लगी। ठीक है, दूसरे फेज़ में क्या हुआ, दूसरे फेज़ में अंग्रेजी शासन ने भारत में और जड़ें मजबूत करनी चालू की। मतलब 1873 तक अंग्रेजी शासन पूरी तरह से भारत में आ चुका था, है ना, कंपनी रूल खत्म हो चुका था। अब 1873 के बाद क्या हो रहा था, 1873 के बाद जो अंग्रेजी शासन था वो अपनी जड़ें भारत में मजबूत कर रहा था, वो धीरे धीरे अपनी जड़ें भारत में मजबूत कर रहा था। तो उसके लिए उनकी राह में जो रोड़े थे उनको अधिनियम में नियम बना बना कर हटाया जाने लगा धीरे धीरे। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो भारतीयों के लिए करी गई, जिससे भारतीयों का, कुछ भारतीयों का उन्हें सपोर्ट मिले, और वो मिला भी उन्हें भारतीयों का सपोर्ट, क्योंकि वो बिना साथ लिए तो इतने बड़े देश पर राज कर नहीं सकते थे। तो भारतीयों का सपोर्ट मिलना तो उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, क्योंकि हम भारतीयों को कुछ भारतीयों ने ही दबा के रखा था, डायरेक्ट अंग्रेजी हुकूमत हमें दबा के नहीं रख सकती थी। ठीक है, तो हम भारतीयों को कुछ भारतीयों ने ही दबा के रखा था जो कि अंग्रेजों के साथ थे। ठीक है, और वो वही लोग थे जिन्होंने इन नियमों के फ़ायदा उठाकर अंग्रेजों के साथ मिल गए उस ओहदे तक पहुंच पाए। ठीक है, तो ये जो पूरी थी वो रणनीतियाँ चल रही थी। अब हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो इसमें 10 अनुसूचियाँ और 321 अनुच्छेद थे, याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें करी गई। अब हम बारी बारी से उन सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे, बारी बारी से हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहली बात है अखिल भारतीय संघ की। ठीक है, 1835 का जो अधिनियम था, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, एक सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ऑल दो इक्वली, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। अब ये अखिल भारतीय संघ क्या था भाई, तो ये जो अखिल भारतीय संघ था इसमें 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों
और उनकी देसी रियासतों से मिलकर बना था। मतलब जो अखिल भारतीय संघ था वो 11 तो ब्रिटिश प्रांत थे, उसमें ब्रिटिश प्रांत थे कितने, 11 थे, और 6 क्या थे इसमें, 6 चीफ कमिश्नर रीजन थे, चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, ठीक है, और उनकी देसी रियायतों से मिलकर बना था। और इसमें कुछ देसी रियायतें भी थी। देसी रियायतों का मतलब क्या था, जो छोटे छोटे राज्य थे, रजवाड़े थे, छोटे छोटे राजा थे, ठीक है, वो तो ये सब आकर मिल गए थे किसमें, अंग्रेजों के साथ। और इन्होंने जो एक गुट बनाया, इस गुट को नाम दिया गया अखिल भारतीय संघ। मतलब ये पूरी तरह से भारत को रिप्रेजेंट करते थे, अखिल भारतीय संघ ने नाम दिया गया, ठीक है। लेकिन देसी रियायतों को ये चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल रखी गई, मतलब ऐच्छिक रखी गई कि यदि आप अपनी इच्छा से आना चाहें तो आ सकते हैं, नहीं आना चाहें तो नहीं आ सकते हैं, ठीक है, नहीं आना चाहें तो नहीं आ सकते। तो ये अखिल भारतीय संघ था, याद रखेंगे। अखिल भारतीय संघ कैसे बना था, 11 ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे भारत में वो तो सभी आए, उसके अलावा जो चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे वो सभी आ गए। और ये तो चीज़ें कंपलसरी थी, इसके अलावा जो भारतीय प्रांत भी आना चाहते थे, भारत की रियासतें जो आना चाहती थी वो भी उसमें जुड़ सकती थी, ठीक है। लेकिन ये उनके लिए ऑप्शनल रखा गया था कि आप चाहें तो जुड़ सकते, ना चाहें तो ना जुड़ें, ठीक है। और ये जो ग्रुप बना, इस ग्रुप को नाम दिया गया अखिल भारतीय संघ, और एक तरह से भारत को रिप्रेजेंट किया गया इस ग्रुप के द्वारा। क्या किया गया, भारत को रिप्रेजेंट किया जाने की कोशिश करी जाने लगी। अब बात करते हैं प्रांतीय स्वतंत्रता। यहाँ पर आप लोग स्वतंत्रता शब्द से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर स्वतंत्रता शब्द से मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रांतों को स्वतंत्रता मिल गई थी। यहाँ पर स्वतंत्रता शब्द से तात्पर्य है कि द्वैत शासन का अंत कर दिया गया था। तो द्वैत शासन से स्वतंत्रता मिल गई थी, मतलब उन्हें अपना स्वामित्व मिल गया था कि जो प्रांत थे वो अपनी लोकल गवर्नमेंट के द्वारा चल सकते थे। लोकल गवर्नमेंट भी ब्रिटिश शासन के अधीन गवर्नमेंट थी उस समय, ठीक है। तो प्रांतीय स्वायत्त तो आप बोल सकते हैं आप इसे स्वतंत्रता के स्थान पर, ठीक है। तो जो प्रांत थे उनमें द्वैत शासन व्यवस्था जो थी उसको खत्म करने की कोशिश की गई और ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और उन्हें मौका दिया गया कि वो स्वतंत्र और स्वशासित शासन चला सकते थे, ठीक है। तो द्वैत शासन का प्रांतों में अंत किया गया था। याद रखें, प्रांतों में अंत किया गया था, लेकिन केंद्र में, मतलब केंद्र में द्वैत शासन उस समय भी चल रहा था। केंद्र में द्वैत शासन उस समय भी चल रहा था, सिर्फ प्रांतों में क्या किया गया था, ख़त्म किया गया था। और इसी समय प्रांतीय सूची, संवर्ती सूची और परिसंघ सूची का जो है कंसेप्ट यहाँ से आया था। यहाँ से कौन सा कंसेप्ट आ गया था, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची, और इसी को आगे बढ़ाया गया था हमारे संविधान में। और केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची इसी आइडिया से जो है वो बनाई गई थी। तो यहाँ पर उस सूचियों का क्या किया जाने लगा था, जिक्र किया जाने लगा था। उन सूचियों का यहाँ पर क्या किया जाने लगा था, जिक्र किया जाने लगा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए यहाँ से बनती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो बनता है। देखिए मैंने फैक्ट के कीवर्ड लिखे हैं, यदि आप लोग कीवर्ड भी याद रखेंगे तो डेफिनेटली मेन चीज़ें आपको याद रह जाएंगी, ठीक है। आपको इतनी ज़्यादा थ्योरी जो है वो याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब थोड़े से मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो प्रांतीय स्वतंत्रता दी गई थी, द्वैत शासन का अंत किया गया था। द्वैत शासन कहाँ पर खत्म किया गया था, द्वैत शासन से प्रांतों में खत्म किया गया था, केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन बना रहा था, ठीक है। और यहाँ पर प्रांतीय सूची, परिसंघ सूची और संवर्ती सूची थी वो रही। अब देखिए प्रांतीय परिसंघ सूची क्या थी, इनको तीनों को थोड़ा सा सुनिए आप लोग ज़रा मेरी बात को, कि जो परिसंघ सूची के विषय थे उन्हें विधानमंडल देखता था, ठीक है। और विधानमंडल के पास शक्तियाँ थी कि वो उनके लिए जो नियम कायदे कानून है वो बना सकता था। और इस पर कौन कौन सी चीज़ों को रखा गया था, इसमें सभी सेनाओं को रखा गया था, ठीक है, सभी सेनाओं को रखा गया था, सभी विदेशी मुद्दों को यहाँ पर रखा गया था, ठीक है। उसके अलावा जनगणना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था परिसंघ सूची का। प्रांतीय सूची में क्या क्या थे, प्रांतीय सूची में पुलिस को, लोक सेवा को और शिक्षा को रखा गया था। प्रांतीय सूची में पुलिस को, लोक सेवा को और शिक्षा को रखा गया था। और वहीं संवर्ती सूची में दंड विधि को, सिविल प्रक्रिया को, विवाह एवं विच्छेदन आदि को रखा गया था, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बोली हैं आई होप आपने नोट कर ली होंगी, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या था कि यहाँ पर संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। किसकी व्यवस्था की गई, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, ठीक है। और इसमें क्या किया गया था, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की हर एक संघीय न्यायालय में
3 जजों को नियुक्त किया गया, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता था, बाकी के 2 अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है, और लेकिन ये बनाए ज़रूर गए थे, लेकिन इसकी जो अंतिम शक्ति थी वो अभी भी किसके पास थी? ये अभी भी किसके पास थी? प्रिवी काउंसिल लंदन के पास ही रही। किसके पास रही? लंदन के पास ही रही। अच्छा, इस फेज़ में भी एक चीज़ नहीं बदली, ये मत सोचिएगा कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही थी। इस समय भी जो सर्वोच्चता बनी थी वो ब्रिटिश संसद की ही बनी रही। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनी रही से मतलब ये था कि यह पूरे क्रियाकलाप जो थे वो ब्रिटिश संसद के द्वारा कंट्रोल हो रहे थे और पूरी तरह से ब्रिटिश संसद के अधीन ये सारे कार्य किए जा रहे थे। मतलब कुछ भी ब्रिटिश संसद की सहमति के बिना उस समय भी नहीं हो रहा था, और ब्रिटिश संसद जब तक सहमति ना दे किसी भी तरह का परिवर्तन जो है वो नहीं किया जाता था। किसी भी तरह का परिवर्तन या किसी भी तरह का बदलाव जो है वो नहीं किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा भारत परिषद का जो अंत किया गया था, तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत परिषद का यहाँ पर क्या कर दिया गया था? अंत कर दिया गया था, और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जो है विस्तार किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति क्या थी? हमने देखा था कि जैसे मुस्लिमों को मुस्लिम लोग अपने खुद के प्रतिनिधि खड़े कर सकते थे, और जो मुस्लिम प्रतिनिधि थे उनको मुस्लिम वोटर्स के ही वोट मिलते थे, उनको मुस्लिम वोटर्स के ही जो है वो वोट मिलते थे। तो इस जो विधि है उसको जारी रखा था भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में ये चीज़ को रखा गया था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग सभी याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, ये हमारा अधिनियम समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अधिनियम आपको समझ ज़रूर आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और उनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल पीछे नहीं जाएंगे, जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उनकी ईमानदारी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उनके हर एक व्यक्ति जो वीडियो देखेगा उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ के जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपका कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष आए थे? तीसरा क्वेश्चन है आपका कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किन्हें कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किन्हें कहा जाता है? चौथा क्वेश्चन है आपका लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मार्ले 1909 के समय किन किन पदों पर विराजमान थे? किन किन पदों पर विराजमान थे? अगला क्वेश्चन है आपका प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किन्हें कहा जाता है? प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किन्हें कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है 1935 के भारत अधिनियम में कितनी अनुच्छेद थे व कितनी अनुसूचियाँ थी? कितने अनुच्छेद थे तथा कितनी अनुसूचियाँ थी? इसके अलावा भारत के महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन कर सकता था? भारत के महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन कर सकता था? मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोगों ने ईमानदारी से पढ़ा होगा वो इनके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी, जिसमें हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे, प्रियम्बल को पढ़ेंगे। सभी लोग अवेलेबल रहें। थैंक यू।